नमस्कार दोस्तों, सफल के ऑनलाइन ऐप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 25 सितंबर को आयोजित होने वाली शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट नंबर 01 आप तक पहुंचाया जा चुका है और उसकी आंसर की में डाली जा चुकी है। बाकी कभी कभी क्या होता है कि टाइपिंग मिस्टेक बी की जगह ए की जगह सी की जगह डी होने से आपको ऐसा लगता है कि शायद वो प्रश्न ही गलत है। वैसे ऐसा होता नहीं है। इसीलिए जो टेस्ट पेपर आपके पास आया है उसके सॉल्यूशन के लिए आपके बीच उपस्थित और इसी वीडियो के माध्यम से 130 प्रश्नों की जो श्रृंखला है टेस्ट पेपर नंबर 01 में, उसको हम सोल्व करेंगे। देखते चलें आप। पहला प्रश्न देखें आप। निम्न में से किसने ओलंपिक मशाल की एथेंस से आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रथम बार शुरू किया? ओलंपिक मशाल का इतिहास बड़ा रोचक रहा है ओलंपिक के अंतर्गत। प्राचीन समय में अगर आप देखा जाए तो प्राचीन समय के अंतर्गत प्राचीन ओलंपिक में हेरा के खंडित मंदिरों से ये ज्वाला ओलंपिक स्थल पर जलाई जाती थी प्राचीन समय में। और उसके कुछ समय पश्चात ओलंपिक मशाल को उस स्थान से आयोजन स्थल तक लाए जाने का जो प्रचलन है वो शुरू होता रहा है। आधुनिक ओलंपिक की अगर हम बात करें तो आधुनिक ओलंपिक में ओलंपिक मशाल को लेकर विभिन्न प्रकार की किंवदंतियां हैं। कहा यह जाता है कि डॉक्टर कुबर्टीन एक समय बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, इसलिए वो आयोजन स्थल तक स्वयं नहीं पहुंच पाते हैं और उनके द्वारा एक मशाल को अपने प्रतीक के रूप में आयोजन स्थल तक भेजा जाता है। और तभी से लेकर आयोजन स्थल पर मशाल ले जाने की परंपरा शुरू हुई। ऐसी विभिन्न प्रकार की किंवदंतियां। लेकिन ऑप्शंस के आधार पर अगर आप देखोगे तो ओलंपिक मशाल जो आरंभ है वो मोस्टली 1928 एम्स्टर्डम से आरंभ मानी जाती थी, लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखोगे तो बर्लिन ओलंपिक से इसका आरंभ माना जाता है। तो ऑप्शंस के आधार पर अगर आप देखोगे यहां तो ऑप्शंस के अनुसार अगर यहां सही आंसर अगर हम देखेंगे तो सही आंसर पर आप एडोल्फ हिटलर को यहां पर टिक कर सकते हैं आप। तो इसका सही आंसर आप यहां पे जो है एडोल्फ हिटलर को लगा। दोस्तों देखें आप, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है जो मैं आपको बता भी चुका हूं पहले। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वर्तमान मुख्यालय। तो यहां आप सही आंसर जो लगाएंगे वो स्विट्जरलैंड लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप, प्रश्न नंबर 3। प्राचीन ग्रीस में डिडास्केलियम, यहां डिडास्केलिए लिखा है तो ये डिडास्केलियम कर लें आप इसको। प्राचीन ग्रीस में डिडास्केलियम क्या होता था? तो मैं आपको ये लिखाया भी हूं, समझाया भी है क्लास के अंतर्गत। डिडास्केलियम में आप याद रखें, डिडास्केलियम अपने आप में एक संगीत विद्यालय था। तो डिडास्केलियम एक संगीत विद्यालय के रूप में जाना जाता था। तो यहां आप सही आंसर लगाएं, संगीत विद्यालय। उसके बाद प्राचीन ग्रीस में गॉड ऑफ हीलिंग माने जाते थे। ऑप्शन है अपोलो देवता, जीएस देवता, समुद्र देवता। ये सभी ये देवतात्र यहां हो रहा है, इसको आप सही कर लें आप थोड़ा सा। तो अपोलो, जीएस, समुद्र, गॉड ऑफ हीलिंग। सबसे पहले आप समझे गॉड ऑफ हीलिंग का मतलब क्या होता है। तो गॉड ऑफ हीलिंग मतलब पुनः निर्माण के जो देवता है ना, टूट फूट के पश्चात वापस सुव्यवस्थित करने वाले देवताओं में अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो नाम लिया जाता है वो अपोलो का लिया जाता है। तो सही आंसर आप इसमें लगाएंगे अपोलो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 में देखें आप, ग्रीस में धनुर्विद्या देने वाले शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो ग्रीस के अंतर्गत धनुर्विद्या देने वाले शिक्षक को टॉक्सोटोस कहा जाता था। कीचड़ स्नान की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन के अनुसार इसको आप एथेंस सही कर देंगे। इसके अलावा लीजियम, ये लेसियम लिख रहा है यहां, इसको आप लीजियम कर लें आप। अब लीजियम क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था। लीजियम जो है वो पीटी के अंतर्गत एक छोटा लकड़ी का उपकरण होता है जिसके एक कोने से दूसरे कोने तक एक जंजीर बनी होती है और छोटे छोटे छल्ले लगे होते हैं, जिसको पीटी के अंतर्गत एक उपकरण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न यहां यह पूछा जा रहा है कि लीजियम की जो स्थापना है वो लीजियम की स्थापना किसने करी है? तो लीजियम की स्थापना में आप एरिस्टॉल का नाम आप सही आंसर में लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 8। रोम में लड़कों को शिक्षा देने का दायित्व जो था वो किसका था? प्रश्न नंबर 8 में देखें आप, रोम में लड़कों को शिक्षा देने का जो दायित्व था
वो किसका था? प्रश्न नंबर 8 के ऑप्शन अगले पेज पे आएंगे। इसमें यहां पे पिता का, माता का, शिक्षक का या इन सभी का। याद रखें आप, यूनान की संस्कृति को पूरी तरीके से नष्ट करने का काम रोम ने किया है, क्योंकि कुछ समय के पश्चात यूनान पर रोम का आक्रमण हो जाता है, जिसके द्वारा सभी विद्यालयों को नष्ट कर दिया जाता है। यही कारण है कि रोम के अंतर्गत बालकों को घरों में शिक्षा दी जाती थी और एकमात्र शिक्षक पिता एक शिक्षक का काम करता था और शिक्षक के द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी। इसलिए सही आंसर यहां क्या हो जाएगा? पिता। प्राचीन रोम में कैंपस मार्सियस के लिए आप सैनिक रोम के अंतर्गत खेल के मैदान तो आपने नष्ट कर दिए, मात्र क्या था? सैनिक प्रशिक्षण के लिए एक गोलाकार घेरा हुआ करता था जहां सैनिकों को मात्र प्रशिक्षण दिया जाता था और उसी को कैंपस मार्सियस कहा जाता था। युद्ध के देवता मार्स के नाम पर ही इसका नाम कैंपस मार्सियस रखा जाता है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्टेडियम? पॉल एथेनिक स्टेडियम। प्रथम आधुनिक जो खेल हैं वो पॉल एथेनिक स्टेडियम एथेंस के अंतर्गत आयोजित किए गए थे। इसके आगे देखिए आप, प्रथम स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक का मतलब क्या है? पहले तो आप इसको समझें। आप मोस्टली जो विकलांग जो खिलाड़ी होते हैं, जो मानसिक रूप से मंद जो खिलाड़ी होते हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि ऑल ओवर जो है विकलांगता लिए हुए होते हैं जो लोग, उनके लिए जो ओलंपिक आयोजित किया जाता है, तो वो जो ओलंपिक है वो पहला ओलंपिक आयोजित किया जाता है यूएसए से। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 तक आप, प्रश्न नंबर 11 में आप ऑप्शन ए यूएसए को सही आंसर टिक कर सकते हैं। उसी के बाद आगे चलेंगे आप, तो यहां देखें आप प्रश्न नंबर 12, टर्नवेरियन मूवमेंट। ऑप्शन है टर्नवेरियन मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया? एडोल्फ स्पी, लुडविग जॉन, पर हेनरिक लिंग और जॉन बेसेडो। पर हेनरिक लिंग, जॉन बेसेडो। तो इसमें आप सही आंसर लगाएं, फ्रेडरिक लुडविग जॉन के द्वारा टर्नवेरियन जो है मूवमेंट का आरंभ किया गया। जर्मनी में स्कूल ऑफ जिम्नास्टिक किसके द्वारा शुरू की गई? जर्मनी के अंतर्गत जिम्नास्टिक से संबंधित जो सर्वाधिक काम किया है वो किसने किया? मतलब स्कूल ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना करने वाले जॉन बेसेडो, जर्मनी के अंतर्गत। ऑप्शन सी। राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत जो है वो 1953 और 1954 में होती है। राजकुमारी अमृता कौर अपने आप में खेलों के क्षेत्र में एक अग्रणी महिला रही है, याद रखें आप, जिनका संबंध पंजाब से रहा है। इन्हीं के द्वारा भारत के अंतर्गत प्रशिक्षित खिलाड़ियों को और भी ज्यादा प्रशिक्षित करने के लिए एक स्कीम का आरंभ भारत के अंतर्गत किया जाता है, जिसे उन्हीं के नाम पर राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम के नाम से जाना जाता है। याद रखें आप, राजकुमारी अमृता कौर का संबंध भारत की राजनीति से भी रहा है। यह भारत के अंतर्गत किसी एक ही पद पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक मंत्री पद पर रहने का गौरव इनको प्राप्त है। किसी एक ही विभाग में सबसे लंबे समय तक अगर कोई महिला मंत्री पद पर रही है तो राजकुमारी अमृता कौर ही है, किंतु सबसे ज्यादा लंबे समय तक मंत्री पद पर रहने का गौरव जगजीवन राम को है। तो एक ही पद पर राजकुमारी अमृता कौर सबसे ज्यादा लंबे समय तक मंत्री पद पर रही है। बहरहाल यहां अगर आप देखोगे तो यहां सही आंसर होगा 1953-54, राजकुमारी अमृता कौर के द्वारा इस कोचिंग स्कीम का आरंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI, याद रखें आप, SGFI का गठन कब किया जाता है? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो की जाएगी वो कब की जाएगी? तो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में की जाती है। यह वही संस्था है जो अभी आपकी शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षा में जो प्रमाण पत्र हैं वो प्रमाण पत्र यदि इसके अधीन वाले प्रमाण पत्र हैं तो ही मान्य हैं, स्कूल गेम्स के केवल, अदरवाइज और दूसरे जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होंगे। स्कूल गेम्स की हम बात कर रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटी या और कोई फेडरेशन के जो सर्टिफिकेट हैं उनको भी अब तो शामिल कर रखा है। बाकी स्कूल के अंतर्गत यही वो संस्था है SGFI जिसके अधीन ही प्रमाण पत्रों का निर्धारण किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 के बाद अगर हम आगे चलेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त की सप्लाई, जब आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो रक्त की जो सप्लाई है वो किस ओर बढ़ती है? ब्रेन की ओर, स्केलेटल मसल की ओर, निचले शरीर में, और उपरोक्त सभी। जब आप
हैवी एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो जो है रक्त का जो बहाव है वो कंकाली पेशियों की ओर ज्यादा होता है। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन से हार्ड टिश्यू हैं? हड्डी अपने आप में एक हार्ड टिश्यू है। रक्त में प्लाज्मा का जो प्रतिशत है, रक्त में प्लाज्मा का जो प्रतिशत है वो 50 से 60% होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, हृदय में रक्त ले जाने वाली नलिकाएं क्या कहलाती है? बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है। तो हृदय से जो नलिकाएं रक्त ले जाती है, इट मींस शुद्ध रक्त ले जाने वाली जो शिराएं नलिकाएं हैं उनको धमनियां कहा जाता है। हृदय की गति को निर्धारित करता है, ऑप्शन ए सीनो आर्टेरियल नोड, इसी को कहा जाता है एस ए नोड, एस ए नोड कहेंगे इसको हम। नेक्स्ट 20 के बाद देखेंगे आप अगला प्रश्न, आप अगर देखेंगे तो प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21, हृदय की गति के चरण हैं सिस्टोल, डायस्टोल, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर सी, ए एवं बी। सिस्टोल, सिकुड़ना और फैलना ये दोनों ही क्या है? हृदय की गतिविधि के चरण हैं। पेशियां थकावट के कारण शॉक सहन न कर पाए व लोड हड्डियों पर चला जाए तो किस प्रकार का फ्रैक्चर होता है? एक अच्छा प्रश्न है, नपातुला प्रश्न है। पेशियां थकावट के कारण शोक सहन नहीं कर पाती है और वो शोक सीधा अगर हड्डियों तक पहुंच जाता है और हड्डियों में यदि फ्रैक्चर आ जाता है तो उस फ्रैक्चर को क्या कहेंगे? उस फ्रैक्चर के लिए सही आंसर लगाएं आप स्ट्रेच फ्रैक्चर। स्ट्रेच फ्रैक्चर यहां इसलिए सही होगा क्योंकि याद रखें आप, जैसे आप लंबे समय तक पैदल चल रहे हैं, मांसपेशियां अगर उस दबाव को नहीं झेल पाती है तो उसका सीधा असर कहां पड़ जाएगा? हड्डियों पर पड़ जाएगा और हड्डी पर हल्का सा स्ट्रेच, खिंचाव, बाल लाइन आ सकता है, वही लाइन खिंचाव बाल जो है फ्रैक्चर के नाम से जाना जाएगा। तो यहां सही आंसर क्या होगा? स्ट्रेच फ्रैक्चर। ठीक। नेक्स्ट 23वें प्रश्न देखें आप, इलास्टिक फाइबर, प्रश्न नंबर 23, इलास्टिक फाइबर किस रंग को लिए हुए होते हैं, मतलब किस प्रकार के दिखते हैं? तो इलास्टिक जो फाइबर होते हैं वो पीलापन लिए हुए होते हैं। हड्डियां कितने प्रकार के टिश्यू से बनी होती है? एडिपोस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कॉम्पैक्ट एंड कैंसेलियस टिश्यू और उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 24 को अगर आप देखोगे तो प्रश्न नंबर 24 के अंतर्गत जो है हड्डियां कितने प्रकार के टिश्यू से बनी होती है? तो यहां सही आंसर कॉम्पैक्ट एंड कैंसेलियस टिश्यू। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 को अगर आप देखोगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसके द्वारा होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, प्रश्न नंबर 25, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसके द्वारा होता है? हार्ट मसल्स, पल्स प्रेशर्स, धमनियां या इनमें से सभी। तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उसका सीधा संबंध हृदय से होता है। तो यहां आप सही आंसर हार्ट मसल्स। प्रश्न नंबर 26, पानी में घुलनशील विटामिन है। बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न। पानी में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन डी एवं ए। एक मिनट दोबारा देखें आप इसको, पानी में घुलनशील जो विटामिन है इसमें थोड़ा सा करेक्शन, पानी में घुलनशील विटामिन में आप ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी एवं बी कॉम्प्लेक्स, पानी में घुलनशील विटामिन, ऑप्शन ए सही लगाएं आप इसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस में डाला हुआ है। तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होगा वो बेराबेरी रोग होगा। नेक्स्ट देखिए आप प्रश्न नंबर 28, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो नाइट्रोजन कहां उपस्थित होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो आप सही आंसर लगाएं प्रोटीन। फैट, वसा कहां एकत्रित होता है? कनेक्टिव टिश्यू में, एडिपोस टिश्यू, कॉम्पैक्ट टिश्यू और कैल्शियम टिश्यू। प्रश्न नंबर 29 सही आंसर लगाएं आप इसका एडिपोस टिश्यू। नेक्स्ट देखें आप 30वां जो प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने के लिए, प्रश्न नंबर 30 में देखें आप,
रक्त का थक्का बनने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? क्या आयरन की होती है, कैल्शियम की होती है, पोटेशियम की होती है या फास्फोरस की होती है? किस तत्व की आवश्यकता होती है? क्या आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम या फास्फोरस? तो इसमें भी आप सही आंसर जो लगाएंगे वो सही आंसर लगाएंगे आप कैल्शियम। रक्त को ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? तो रक्त को जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो क्या हृदय से, फेफड़े से, त्वचा से या इन सभी से? तो सही आंसर लगाएं आप फेफड़ों से। मेटाबॉलिज्म कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? साइंस की इसमें एनाटॉमी से और फिजियोलॉजी से रिलेटेड एक अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है। मेटाबॉलिज्म पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पैनक्रियास। सही आंसर लगाएं आप थायराइड ग्रंथि। फ्री एयर स्पेस में प्रोजेक्ट की गई एक वस्तु का मार्ग क्या कहलाता है? फ्री एयर स्पेस में प्रोजेक्ट की गई एक वस्तु का मार्ग क्या कहलाता है? स्पीड, पैराबोला, एबनॉर्मल कर्व, वेलोसिटी। प्रश्न नंबर 33, फ्री एयर स्पेस में प्रोजेक्ट की गई एक वस्तु का मार्ग क्या कहलाता है? स्पीड, पैराबोला, एबनॉर्मल कर्व, वेलोसिटी। सही आंसर लगाएं आप पैराबोला। मनुष्य शरीर में मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक, कार्डियक और वॉलेंट्री। प्रश्न नंबर 34, मनुष्य में मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है? तो यहां सही आंसर लगाएं आप ऑप्शन सी। छोटी आंत के भागों का सही क्रम जेजुनम, इलियम, डियोडेनम, इलियम, डियोडेनम, जेजुनम, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, डियोडेनम, इलियम और जेजुनम। सही आंसर लगाएं आप डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। प्रश्न नंबर 36, एपिग्लोटिस ऐसा अवयव है जो खाद्य पदार्थ को इनमें से प्रवेश करने से रोकता है। तो एपिग्लोटिस जो है आपके भोजन को वायु नलिका में आने से रोकता है। तो सही आंसर लगा दें आप ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें आप। ट्राइक स्पीड और वाइक स्पीड कहां स्थित होते हैं? ट्राइक स्पीड और वाइक स्पीड कहां स्थित होते हैं? तो ये अपने आप में हृदय के कपाट के नाम से जाने जाते हैं। फेफड़े कितने लॉब्स में बटा होता है? बायां फेफड़ा 2 तथा दायां फेफड़ा 3 लॉब्स में। बायां फेफड़ा 3 तथा दायां फेफड़ा 3 लॉब्स में। बायां फेफड़ा 3 तथा दायां फेफड़ा 2 और बायां फेफड़ा 1 तथा दायां फेफड़ा तथा दायां फेफड़ा 3 लॉब्स में। मतलब फेफड़े जो हैं वो कितने लोब्स में बटे होते हैं? तो ये कुल जो है अगर आप देखोगे तो कुल 5 लोब्स में ये बटे हुए होते हैं। सही आंसर आप यहां लगाएं ऑप्शन ए। बायां फेफड़ा तो 2 और दायां फेफड़ा 3, तो कुल 5 लोब्स में फेफड़े बटे हुए होते हैं। 39वें प्रश्न में देखें आप। जब निगलना, पाचन, जज्ब, मलमूत्र त्याग किस तंत्र में आते हैं? तो ऑब्वियसली ये जो है वो आपके पाचन तंत्र के अंतर्गत ही आएंगे। लीवर वाइल बनाता है, इसमें होता है वाइल एसिड, कोलेस्ट्रॉल तथा वाइल एसिड, कोलेस्ट्रॉल और पेप्सिन। लीवर वाइल बनाता है। सही आंसर लगाएं आप ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल तथा वाइल एसिड। छोटी आंत की लंबाई व व्यास होता है। छोटी आंत की लंबाई और उसका व्यास कितना होता है? 8 मीटर लंबी व 2 सेंटीमीटर व्यास, 6.5 मीटर लंबी
और 2.5 सेमी व्यास, 5 मीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर व्यास, 6.5 मीटर लंबी व 5 सेंटीमीटर व्यास। तो 6.5 मीटर लंबी व 2.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। 42वें प्रश्न, बड़ी आंत की लंबाई वो उसका व्यास। देखें आप स्क्रीन बोर्ड पे आपके पास प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 में अब आपको बड़ी आंत का जो है लंबाई आपको बताना है। तो इसका सही आंसर लगाएं आप। 1.5 मीटर लंबी व 6 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। मानवीय पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का क्या उपयोग है? पाचन क्रिया में सहायता, पाचन क्रिया में तापमान बनाए रखना, पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं, पाचक रस का स्त्राव करना। प्रश्न नंबर 43 के अंतर्गत पाचन क्रिया में इसका कोई भी योगदान नहीं होता, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 44 देखें आप, पाचन तंत्र को नियंत्रित करने में 2 नाड़ियां पाचन तंत्र में पहुंचती है। मस्तिष्क के अचेतन भाग से मेरुदंड से, मस्तिष्क के अचेतन भाग व मेरुदंड से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी मस्तिष्क के अचेतन भाग व मेरुदंड से। पाचन तंत्र में पहुंचने वाली 2 नाड़ियां कौन सा रसायन छोड़ती है? रसायन में देखें आप, एसिटिलकोलाइन, एसिटिलकोलाइन, एडिनिलाइन, इंसुलिन, ट्राइप्सिन और एमिलेज। सही आंसर लगा दें आप यहीं पे, ऑप्शन ए। रक्त नलिकाओं का शाखाकृत नेटवर्क लगभग किलोमीटर है। रक्त नलिकाओं का शाखाकृत नेटवर्क जो है वो किलोमीटर है। 97,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को आप यहां सही कर सकते हैं, 97,000 किलोमीटर। कार्डियक साइकिल चक्र होने के क्रम की मुख्य घटना, कार्डियक साइकिल होने के क्रम की मुख्य घटना एट्रियल सिस्टोल व एट्रियल डायस्टोल। ऑप्शन नंबर 1 वेंट्रियल सिस्टोल, वेंट्रियल डायस्टोल, बी एक क्यूसेंट अंतराल, सी और उपयुक्त सभी डी। 47वें में आप सही आंसर के लिए उपयुक्त सभी को आप टिक करेंगे। वैसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है, किंतु यदि प्रश्नों की इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रश्न डला हुआ है तो उसके आंसर को रखें आप। किसी रेयर केस में अगर ये पूछा अगर जाता है तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। संक्रमण से तथा शरीर में प्रवेश करने वाले अन्य हानिकारक तत्वों को प्रतिरोध करती है। लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो याद रखें आप, रोग प्रतिरोधक के लिए केवल व्हाइट सेल्स ही काम आती है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो सही आंसर लगा लें आप 20। ब्लड में प्लेटलेट्स की आयु कितनी होती है? इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, सावधान हो जाएं आप, याद रखें आप। ब्लड के अंतर्गत जो है प्लेटलेट्स की आयु जो होगी वो कितनी होगी? 10 से 12, लगभग 10 से 12 दिन की इसकी जो है आयु होती है। अगले प्रश्न देखें आप, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 को, लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स का निर्माण कहां होता है? लीवर में, बोन मैरो, मज्जा में, गुर्दे में और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर बोन मैरो, मज्जा। हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त किस धमनी व उसकी शाखाओं द्वारा पूरे शरीर में परिचालित होता है? पल्मोनरी, सुपीरियर वेना केवा, ओरेटा, इंटीरियर वेना केवा। सही आंसर लगाएं आप, ऑप्शन सी, ओरेटा। प्रश्न नंबर 52 को देखें आप, चोटों के तुरंत उपचार के लिए 4 कदम वाले प्रोग्राम को कहते हैं? RCIE, RICE, CRIE और ऑप्शन डी। अगला जो पेज है उस अगले पेज में ECIR। यहां देखें आप, इस प्रश्न को अगर आप देखोगे, चोटों के उपचार के तुरंत पश्चात, तो चोटों के उपचार के तुरंत पश्चात अगर हम देखेंगे तो प्राय राइस थेरेपी का उपयोग किया जाता है।
तो यहां इस राइस थेरेपी को आप बी, इस ऑप्शंस के अनुसार यहां सही आंसर होगा बी। बी में क्या लिखा हुआ है? राइस। किंतु याद रखें आप, वर्तमान समय में अब इस थेरेपी को राइस थेरेपी नहीं कहकर इसको प्राइसेस थेरेपी कहा जाता है। तो आप दो शब्दों को और जोड़ लें। चूंकि यहां प्राइसेस नहीं है, इसलिए सही आंसर क्या माना जाएगा? ओनली राइस ही माना जाएगा। 52 के बाद अगले प्रश्न को अगर आप देखोगे तो प्रश्न नंबर 53 में देखें आप, सीखने के वक्र में शून्य वृद्धि लक्षित होता है। शून्य वृद्धि लक्षित होने की दशा धनात्मक, ऋणात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये तीसरा लिखा हुआ है सी, प्लेटो। ये किसी दूसरे प्रश्न का शब्द यहां पर टाइप हो जाता है। यहां आप कर लें स्थिर, एक जैसा, जैसा था वैसा ही। कहने का मतलब ये प्रश्न इस प्रकार से है कि सीखने के वक्र में शून्य वृद्धि लक्षित, मतलब ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तो यहां सही आंसर आप सी ही लगाएं, किंतु सी में उसको काट के आप यहां क्या कर लेंगे? स्थिर कर लेंगे। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के प्रकार 3 होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो सही आंसर क्या लगा दोगे आप यहां पर? शून्य। या तो जो है स्थानांतरण जो होगा, सीखने की जो गति होगी, या तो धनात्मक होगी या फिर ऋणात्मक होगी और या फिर शून्य होगी। व्यक्तित्व के गुणों का वर्गीकरण निम्न में से कार्डिनल गुण, केंद्रीय गुण, सेकेंडरी गुण। अब इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये मोस्टली शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत यदि पेपर थोड़ा सा जटिल बन के आएगा तो इस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जा सकता है। व्यक्तित्व के गुणों के निर्माण के लिए निम्न में से किस प्रकार के गुणों को सम्मिलित किया जाता है? तो व्यक्तित्व निर्माण के अंतर्गत तो सभी प्रकार के जो गुण हैं वो गुण आपके पास होना चाहिए। प्रश्न नंबर 56 को देखें आप। सूर्य की किरणों से प्राप्त, कभी से ये प्रश्न आप पढ़ रहे हैं, सूर्य की किरणों से प्राप्त जो विटामिन है, विटामिन डी, मीजल्स जो रोग है, वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या पैरासाइट से? मीजल्स रोग, ऑप्शन ए वायरस। लेप्रोसी किसके द्वारा होती है? वायरस, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ इनमें से कोई नहीं। अब ये देखें आप, ये एक ही प्रश्न में 2 ऑप्शन इसमें डले हुए हैं, लेकिन फिर भी आप सही आंसर के लिए अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो लेप्रोसो में ये 2 जगह प्रोटोजोआ है, तो इसको एक जगह आप बैक्टीरिया कर लें, बैक्टीरिया। ठीक है, ऑप्शन बी में आप बैक्टीरिया कर लें और सही आंसर भी आप इसी को लगा देंगे। प्रश्न नंबर 60 देखें आप। खेल प्रबंधन जो है, खेल प्रबंधन एक कला, एक विज्ञान, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 60 के बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 58, सॉरी, प्रश्न नंबर 58, ये 59, ये 60 होना है यहां पर, ये 59 हो रहा है। डायरिया किसके द्वारा होता है? अब ये देखें आप, ये जो प्रश्न है, डायरिया जो है वो किसके द्वारा होता है? तो इस डायरिया को आप पायरिया कर लें आप, पायरिया। पायरिया किसके द्वारा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका लगाएं आप, प्रोटोजोआ। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का पेल्विक रीजन, श्रोणि भाग, समान होता है, सकरा होता है, चौड़ा होता है या छोटा होता है? प्रश्न नंबर 61। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का पेल्विक जो रीजन है वो जो है समान, सकरा, ऑप्शन सी चौड़ा होता है। प्रश्न नंबर 62 में देखें आप। स्त्रियों में शरीर के गुरुत्व केंद्र की स्थिति पुरुषों की तुलना में, तो पुरुषों की तुलना में हमेशा गुरुत्व केंद्र कहां होगा? नीचे की ओर होता है महिलाओं में। यही कारण है कि महिलाओं का संतुलन प्राय पुरुषों की अपेक्षा सही होता है। पूरी बॉडी में अगर आप देखेंगे तो महिला की कुल लंबाई के उसके आधार से गुरुत्वाकर्षण केंद्र 55% होता है। पुरुषों में ये 56 से 57% होता है और बालकों में ये और भी ज्यादा ऊपर होता है। यही कारण है कि महिलाओं में संतुलन बहुत ज्यादा अच्छा
पुरुषों में अपेक्षाकृत कम और छोटे बालकों में जब गुरुत्वाकर्षण ऊपर होता है तो उनका संतुलन और भी कम होता है। नवजात शिशु के अंतर्गत बिल्कुल भी संतुलन नहीं होता क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसकी खोपड़ी में पाया जाता है। ठीक, इसलिए यहां सही आंसर आप याद रखेंगे कि स्त्रियों में शरीर के गुरुत्वाकर्षण की स्थिति कहां होती है, नीचे होती है। हड्डियों की डेंसिटी ज्यादा होती है पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में और बुजुर्गों में। हड्डियों में डेंसिटी जो है वो जो है सबसे ज्यादा कहां होती है, तो सही आंसर लगाएं आप, बच्चों में होती है। प्रश्न नंबर 64, बोन सेल्स कहलाते हैं ओस्टियोसाइट्स, फाइब्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। सही आंसर लगाएं आप, ओस्टियोसाइट। फाइबर्स जोड़ हैं स्कल का जोड़, एल्बो का जोड़, पेल्विक जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। प्रश्न नंबर 65, तो प्रश्न नंबर 65 में आप स्कल का जोड़, फाइबर्स जो जोड़ है वो स्कल्स का जोड़ होता है। प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत 70%, 90%, 80% या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के अनुसार इसमें लगाएं आप 90%। सही आंसर ऑप्शन डी। हृदय की ओर रक्त लाने वाली नलिकाएं कहलाती है धमनियां, शिराएं, कैपिलरीज और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें आप। हृदय की ओर रक्त लाने वाली नलिकाएं, हृदय की ओर रक्त लाने वाली जो नलिकाएं हैं वो शिराओं के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखें आप। कैपिलरीज जोड़ती है हृदय व शिराओं को, हृदय व धमनी को, धमनी व शिराओं को और उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 68, तो ये धमनी एवं शिराओं को जोड़ने का कार्य करती है कैपिलरीज। नेक्स्ट देखिए आप, ट्रंक एवं लोअर एक्सट्रीमिटीज को जोड़ने वाली जो हड्डी है उस हड्डी को क्या कहा जाता है? स्केपुला, पटेला, पेल्विक गर्डर या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 69, सही आंसर ऑप्शन बी, पटेला। सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल का अंतर कहलाता है। तो सिस्टोल और डायस्टोल क्या हार्ट प्रेशर से है, पल्स प्रेशर से है, ब्लड प्रेशर से है या उपरोक्त सभी? तो आप इसमें हार्ट प्रेशर लगाएं। अंगूर के गुच्छों के समान संरचना एल्वियोली किस तंत्र से संबंधित है? तो ये अंगूर के गुच्छों से संबंधित जो है संरचना जो है वो श्वसन तंत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। यूनानियों के राष्ट्रीय उत्सव ओलंपिक खेलों के बीच तीसरे वर्ष में डेल्फी के मैदान में मनाया जाने वाला जो उत्सव है वो मनाया जाने वाला उत्सव पीथियन खेल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें आप। यूनान के कोरिंथ में समुद्र देवता को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए मनाया जाने वाला खेल है। मनाया जाने वाला खेल। प्रश्न नंबर 73, तो प्रश्न नंबर 73 में आप सही आंसर लगाएंगे इस्थीमियन। यूनान के ऑर्गलीज में जीएस देवता के सम्मान में मनाया जाने वाला खेल उत्सव। यूनान के ऑर्गलीज में जीएस देवता के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव जो है वो नीमियन खेल, ऑप्शन सी। 1774 में जॉन बेसोडो ने डैशाउ 1774 स्थान पर प्रकृतिवादी पाठशाला का जो निर्माण किया था उसको फिलोंथोरपियम नाम दिया गया। प्रश्न नंबर 76 में देखें आप। जर्मन में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक। जर्मनी के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो जर्मनी के अंतर्गत जिम्नास्टिक बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहा है और इस ऑप्शन के अनुसार अगर आप देखोगे जर्मन जिम्नास्टिक का तो डॉक्टर गुट्समुथ सही आंसर होगा। जर्मन में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसको कहा जाता है? तो आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता, सॉरी एक मिनट, ये नीचे वाले ऑप्शन में सही आंसर होगा ये। इसमें आप जॉन बेसोडो लगाएंगे। जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जनक के रूप में जॉर्ज बर्नार्ड बेसोडो का नाम आता है, किंतु जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आप फ्रेडरिक गुट्समुथ सही आंसर लगा सकते हैं।
78 में देखें आप, जिम्नास्टिक को शिक्षा, सैनिक, औषधि, सौंदर्य, व्यायाम 4 वर्गों में विभाजित किसने किया था? एक अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 में याद रखें आप कि किसने जिम्नास्टिक को 4 भागों में विभाजित किया है? तो पर हेनरिक लिंग के द्वारा, याद रखें आप, पर हेनरिक लिंग के द्वारा जिम्नास्टिक को 4 उपभागों में विभाजित किया है। सही आंसर लगाए पर हेनरिक लिंग। स्टॉकहोम में 1939 ईस्वी में पर हेनरिक लिंग की वर्षीय उत्सव को दिया गया नाम लिंगयार्ड, ओलंपियाड, लिपियाड, उपयुक्त में से कोई नहीं, लिंगयार्ड। जिम्नास्टिक प्रक्रियाओं की सैनिक प्रणाली नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आर्चिबाल्ड मैकलिन, जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक, डॉक्टर ड्यूडले एलन सॉर्जेंट और ऑप्शन डी जॉन बेस्ड। आर्चिबाल्ड मैकलन के द्वारा जिम्नास्टिक प्रक्रियाओं की सैनिक प्रकृति नामक जो पुस्तक है, सैनिक प्रणाली नामक जो पुस्तक है वो लिखी गई। ऑप्शन ए आर्चिबाल्ड मैकलिन। अमेरिका के महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को प्रारंभ करवाने का श्रेय किसे जाता है? आर्चिबाल्ड मैकलिन, जॉन बेसेडो, डॉक्टर ड्यूडले एलन सॉर्जेंट और उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 81। अब प्रश्न नंबर 81 में अगर आप देखोगे तो आर्चिबाल्ड के द्वारा प्रयास किए गए थे, किंतु लास्ट में इसका सही आंसर डॉक्टर ड्यूडले एलन सॉर्जेंट होगा। वसा निम्न प्रकार के होते हैं: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड। अब मैं आपको बताऊं, वसा की अगर हम बात करें तो वसा जो है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के रूप में ही होती है। तो आप यहां पर ऑप्शन सी को सही करें, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को ही आप यहां सही मानकर चलेंगे, ऑप्शन सी। अब यहां देखें आप, पॉली अनसैचुरेटेड जो लिखा हुआ है इसको आप केवल अनसैचुरेटेड पढ़ेंगे, ओनली फॉर अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड फैट कहां से प्राप्त होता है? ऑप्शन बी, सोयाबीन तेल और बिनाले के तेल पर। मूंगफली, जैतून, मक्खन, दूध, क्रीम, नारियल के तेल और घी की अपेक्षा बी जो आंसर है वो सही होगा। ऑप्शन नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न, मनुष्य में हेमरेज का खतरा किस विटामिन की कमी से बढ़ जाता है? हेमरेज का जो खतरा है वो किस विटामिन की कमी से बढ़ जाता है? विटामिन ई, विटामिन के, अगले ऑप्शन में विटामिन बी और विटामिन डी है। तो यहां आप इसको सही आंसर जो है वो आप विटामिन बी के रूप में लगाएंगे, सॉरी विटामिन के रूप में आप इसको लगाएंगे। हेमरेज का जो खतरा बढ़ जाता है वो विटामिन के से बढ़ता है, विटामिन के की वजह से बढ़ता है। वॉलीबॉल खेल के जो जन्मदाता हैं, वॉलीबॉल खेल के जन्मदाता में आप जॉनसन, विलियम वॉर्गन, एलन सॉर्जेंट, जॉन बेसेडो, विलियम वॉर्गन। व्यक्तिगत अंतर को प्रभावित करने वाले तत्व वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर लगाएं आप, वंशानुक्रम तथा वातावरण। प्रश्न नंबर 87 में देखें, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, इस परिभाषा को लिखा है। अब परिभाषाओं में से आंसर निकालना बड़ा जटिल होता है, तो इसमें आपको कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको इसमें रटना ही पड़ेगा। तो यहां आप ऑप्शन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस के अनुसार आप सही आंसर जो लगाएंगे वो लगा देंगे आप बोरिंग। सही आंसर लगाएं आप बोरिंग।